हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार पे। मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, और सारा का सारा क्वेश्चन मेरे भाई ये सब के सब प्रीवियस ईयर है। ठीक है ना, तो इन 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना चाहिए, है ना, इन सभी बातों को आज हम इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, सम कितना है ना। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का सम यानी योग कितना है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे दोस्त? अभाज्य संख्या का मतलब होता है भाई कि जो एक से कटे और खुद से कटे, बाकी और किसी से ना कटे, है ना। जो एक से कटता है और खुद से कटता है, बाकी और किसी से नहीं कटता है मेरे भाई, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे दोस्त कितना होता है? 2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद कितना हो जाएगा? 5, 7, है ना। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कटता है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा? 11। तो ये कितना हो गया? प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गया। अच्छा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है ना। अब इनका हमें क्या पूछा है मेरे भाई? योग पूछा है, यानी योगफल। तो सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। नहीं, 11 7 18 और 5 23 और 3 26 और 2 28। तो 28 जो होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है ना सर, ऑप्शन बी जो है मेरे भाई वो बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मेरे भाई कि तीन संख्या जो 3 4 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 2400 है। तो मेरे दोस्त बोला है कि एचसीएफ कितना होगा। बहुत आसान बात है, एलसीएम देकर के मेरे भाई एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ, ठीक है सर, एलसीएम देकर के एचसीएफ पूछा है। देखिए ऐसे सवालों में क्या करना होता है, बहुत साधारण सा बात है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा रेशियो देगा तो आपको इसी को संख्या मान लेना है। क्या मान लेना है मेरे भाई? संख्या। 3 4 5 को ही क्या मान लेंगे दोस्त? संख्या मान लेंगे। जो दिया हुआ है वो निकाल लेते हैं। बोले दिया हुआ निकाल लेते हैं, मतलब ये है कि दिया हुआ क्या है? 3 4 5 जो है मेरे भाई वो क्या है? संख्या ही है। और दिया हुआ क्या है? एलसीएम। तो 3 4 5 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? तो बोलोगे 5 चौक 20 60। एलसीएम कितना होगा जी? 60 होगा। नहीं, तो 60 का मान सवाल में 2400 दिया है, एलसीएम ही तो 2400 है ना। और मेरे अनुसार एलसीएम कितना है? बोलोगे 60, है ना। तो 60 का मान कितना दिया है मेरे भाई? 2400। तो सवाल में बोला है कि एचसीएफ कितना होगा। कितना होगा एचसीएफ? हमसे ये पूछा, ठीक है ना। तो एलसीएम जो है वो 2400 है, और हमारे अनुसार एलसीएम जो है वो 3 4 5 है, यानी 60 है। तो 60 का मान 2400 है। तो एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ इसका क्या होगा बताइएगा? तो एचसीएफ इसका होगा 3 4 5 का एचसीएफ कितना होगा? 1। एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई? 1 होगा। नहीं, तो 1 का मान पूछा है। 1 का मान पूछा तो क्या करना है? भाग ही तो देना है। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 40। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40, और ऑप्शन ए आंसर है। बहुत आसान, बहुत आसान, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवालों में, एकदम आसान है, कोई जान परान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कह रहा है मेरे भाई कि 4.036 को 0.04 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा कि भाग देने पर क्या आएगा? हमसे यही पूछा है ना, भाग देने पे क्या आएगा मेरे भाई? हमसे ये पूछा है। ठीक है सर, चलिए बस कुछ नहीं करना, भाग ही तो देना है, भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 4.036 बटे 0.04। ठीक है भाई। हाँ, अब अगर हम यहां पर बात करें तो आप देखिएगा, यहां तीन अंक के बाद दशमलव है, यहां 2 अंक के बाद दशमलव है। तो अगर हम दोनों में 3 अंक के बाद दशमलव कर लें तो दशमलव को हटा सकते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां भी 0 दे दीजिए। अब 3 अंक हो गया दोनों में, तो ये दशमलव को हटा दीजिए, बात खत्म हो गया। ठीक है ना। अब नीचे क्या बचा? ये कितना हो गया मेरे भाई? 40 36, और बटे कितना हो गया दोस्त? 40। ठीक है ना। 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 से कटेगा 10 बार में, 4 से कटेगा 1 0, है ना, और 4 9 36। ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 10 से भाग देंगे तो 100.9 होगा, और ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है ना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट,
आइएगा, अगला सवाल ये कह रहा है मेरे भाई कि 0.000216 का आपका वो क्या होगा, क्या बोलते हैं, घनमूल। क्या पूछा है मेरे भाई, घनमूल पूछा है, ठीक है ना, घनमूल आपसे पूछा है, ठीक है सर, घनमूल पूछा है इसका। घनमूल, घनमूल का मतलब होता है कि 216। देखिए ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना, जैसे इस सवाल में क्या है कि आपको 216, जैसे इसके पहले 00 है तो इसका तो कोई मतलब बन नहीं रहा है, तो आप इसको 216 समझ लीजिए। अब 216 का घनमूल कितना होगा, आप बोलोगे यस सर ये तो बहुत आसान है, 6 होता है सर। घनमूल कितना होता है मेरे भाई, 6, ठीक है ना। अगर वर्गमूल पूछता तो अंदर 4 अंक के बाद अगर दशमलव है तो बाहर में 2 अंक के बाद दशमलव होगा। क्यों, क्योंकि वर्गमूल में निकालने के लिए हम लोग 2-2 का जोड़ा लगाते हैं। कितना का जोड़ा लगाते हैं मेरे भाई, 2-2 का। लेकिन जब हम घनमूल निकालते हैं तो 3-3 का जोड़ा लगाते हैं ना, 3-3 का जोड़ा। तो वहां पर क्या करेंगे कि जैसे यहाँ दशमलव के कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। 6 अंक के बाद दशमलव है तो 3-3 का जोड़ा लगेगा, तो कितना जोड़ा बनेगा बोलोगे, 2 जोड़ा बनेगा सर। तो इसीलिए यहां अब जो आएगा वो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा मेरे भाई, 2 अंक के बाद दशमलव आएगा और ये होगा आपका 0.06। 0.06 जो है मेरे भाई वो बहुत साधारण सा आंसर आ गया, 0.06, बहुत सिंपल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले सवाल पर आएंगे मेरे भाई। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या को हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। सवाल हमसे ये बोला है कि निकाली गई संख्या कितनी है। निकाली गई संख्या मेरे भाई कितनी है, यानी जो संख्या हमने हटाया है वो संख्या कितनी है, बस हमसे यही पूछा। जो संख्या हमने हटाया है ना सर, वो संख्या कितनी है, हम बस ये चाहते हैं। तो सवाल ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है, अगर हम एक संख्या को हटा देते हैं तो औसत कितना हो जाता है मेरे भाई, 25 हो जाता है। औसत 25 हो गया यानी औसत तो कम गया। औसत क्या हो गया मेरे भाई, कम हो गया। तो औसत कम होने का मतलब क्या है कि जो गया होगा ना संख्या, यानी जो हमने संख्या हटाया होगा वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा होगा औसत से। बात समझिएगा, जो संख्या हम हटाए होंगे ना वो औसत से कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्यादा। आप अगर इतना नहीं सोचते हो तो ऐसे भी सोच सकते हो। देखो भाई ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। तो 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा टोटल। टोटल अगर हम बोले कि 5 संख्या का योगफल, 5 संख्या का योगफल है ना, 5 संख्या का योगफल कितना होगा, आप बोलेंगे 27 बचे 135, यानी टोटल पांचों को जोड़ेंगे मेरे भाई तो 135 आएगा। कह रहा है कि अगर एक संख्या हटा देते हैं ना तो औसत जो है वो 25 हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई जब हमने एक संख्या को हटा दिया तो मेरे पास संख्या 5 नहीं बल्कि कितना बचा जी, 4 बचा। अब 4 संख्या है और औसत 25 है तो चारों संख्या का योगफल कितना होगा। आप बोलोगे सर चारों संख्या का जो योगफल होगा ना, 4 संख्या का योगफल कितना होगा मेरे भाई, 4 संख्या का योगफल, ठीक है ना। 4 संख्या का अगर हम योगफल बोले तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। 25 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 संख्या का योगफल बोले तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नहीं तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि बताइए पांचवा संख्या कौन है। तो बोले सर दो पांचों मिला के 135 है, 4 गो मिला के 100 है, तो पांचवा वाला 35 होगा, खत्म, है ना। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवालों में, बहुत सिंपल सिंपल सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। ये आपका सवाल है, हमें माध्यिका निकालना है ना, माध्यक निकालना है, ठीक है। माध्यक, माध्यक आपको निकालना है, ठीक है ना, माध्यक निकालना है, ठीक है जी। चलिए एक बार इसको आप कोशिश करिएगा, माध्यक क्या होगा। माध्यक हमें निकालना है कि माध्यक क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अगर हम माध्यक बोले कि माध्यक क्या, जैसे देखिए 3 चीज होता है, माध्यिका होना चाहिए ना, यहाँ पे माध्यिका, माध्यिका होना चाहिए, ठीक है, माध्यिका मीडियन। अच्छा 3 चीज होता है, एक होता है आपका मीन जिसे हम
माध्य कहते हैं, है ना, माध्य कहते हैं। एक होता है मेरे भाई मीडियन, जिसे हम माध्यिका कहते हैं, है ना, माध्यिका कहते हैं। और एक होता है मेरे भाई मोड, है ना, मोड, इसका भी सवाल पूछा है, मोड का भी। तो ये क्या होता है, बहुलक। ये क्या होता है मेरे भाई, बहुलक, मोड, है ना, ठीक है। अब जरा समझिएगा, माध्यिका आपसे पूछा है, तो माध्यिका के लिए यानी मीडियन के लिए दो फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला ये है, अगर हम मीडियन निकालने की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, मीडियन निकालने की, तो जब एन ऑड होगा, एन क्या होगा मेरे भाई, ऑड होगा, नहीं, एन ऑड होगा मतलब विषम होगा। अच्छा, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कि संख्याओं की संख्या, कितने पद हमें दिए गए हैं, कितनी संख्याएं दिए गए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहां कितनी संख्याएं हैं, आप बोलेंगे 6 संख्या है सर। तो यहां एन का मान जो होगा ना, वो विषम नहीं बल्कि क्या होगा, सम होगा, है ना। तो जब एन का मान विषम होता है ना, तो माध्यिका जो होता है ना मेरे भाई, माध्यिका, वो माध्यिका का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त n+1, है ना, बटे 2 th टर्म, है ना, मतलब इतना टर्म आएगा, इतना पद आएगा, है ना। जैसे ये 7 होता है तो 7 + 1 8 बटे 2 चौथा, तो चौथा पद जो होगा ना इसमें से, वही माध्यिका होता है। कब, जब 7 होता तब, लेकिन यहां तो 6 टर्म है, यानी यहां सम है। जब सम के केस में क्या करना है मेरे भाई, याद रखिएगा, सम के केस में जब n का मान क्या होगा, इवन होगा, यानी सम संख्या होगा। जब n का मान मेरे भाई सम संख्या होगा, इवन होगा। जब n का मान मेरे दोस्त सम संख्या होगा, इवन होगा, तो ऐसे केस में आपका जो है माध्यिका क्या होगा मेरे भाई, माध्यिका क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे केस में जो माध्यिका होगा वो n/2 th प्लस n/2 + 1 th टर्म, और बटे कितना हो जाएगा, 2, बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी इसका भी औसत निकालना है। ये आपका फॉर्मूला है। अब बात को समझिएगा, ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, है ना, ये आपको भी समझना पड़ेगा। जैसे यहां पर कह रहा है कि n जब क्या होगा जी, n क्या होगा, आपका सम संख्या होगा, यानी इवन नंबर होगा। जब n सम संख्या होगा तो पहले बटे 2 करना है n का। तो n यहां क्या है, सम है या विषम है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर n क्या है मेरे भाई, 6 है, यानी सम संख्या है। यहां पर n क्या है मेरे भाई, 6 है, यानी क्या है जी, सम संख्या, बिल्कुल सही है। कह रहा है n/2 यानी 6/2, तो तीसरा टर्म, तीसरा पद, है ना, प्लस, फिर कह रहा है कि n/2 + 1, n/2 + 1 का मतलब तीसरा और एक चौथा, है ना, चौथा टर्म, चौथा टर्म। अब बटे क्या करना है, 2 करना है हमें, नहीं, तो तीसरा पद कौन है। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये तीसरा पद अगर हम आपसे पूछे तो आप बोल दीजिएगा, लीजिए सर पहला दूसरा तीसरा ये है 29, लेकिन नहीं, गलत है। हमें कोई भी तीसरा पद या चौथा पद निकालने के लिए ये गिन के नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, गिन के ही बोलना है, लेकिन उससे पहले आपको उसको सजाना पड़ेगा, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। तो पहले नंबर पर कौन आता है सजाने के बाद, सजाने के बाद कौन आता है मेरे भाई, सबसे पहले नंबर पर कौन आता है जी, तो सबसे पहले नंबर पर 29 आता है ना। दूसरे नंबर पर कौन आता है मेरे भाई, दूसरे नंबर पर 33 आता है। तीसरे नंबर पर क्या आता है जी, तीसरे नंबर पर 34 आता है। चौथे नंबर पर क्या आता है मेरे भाई, चौथे नंबर पर यह आता है, ये 5वें नंबर पर है और ये 6ठे नंबर पर है। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि बताइए तीसरी संख्या कौन है, तो अब तो आसानी से बता देंगे, वो है 34, है ना, प्लस चौथी संख्या कौन है मेरे दोस्त, तो बोलोगे 41, है ना, और बटे क्या करना है, 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 5, है ना, और 4 3 7 बटे 2, 75/2 का मतलब हो जाएगा 37.5। और ऑप्शन सी जो है मेरे भाई वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है मेरे दोस्त वो सही आंसर है। इस सवाल में भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बस हमने ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। जब n जो है वो विषम संख्या होगा तो माध्यिका निकालने के लिए n के जगह पर विषम संख्या मतलब 7 होगा। मान लीजिए 7 गो पद रहता है ना, यहाँ तो 6 ही है, मान लीजिए 7 टर्म रहता तो 7 + 1/2 8वां 7 + 1/2 यानी चौथा टर्म जो होता है ना वो हमारा माध्यिका हो जाता। ठीक है ना। ध्यान इस बात का रखना है कि माध्यिका निकालते समय सबसे पहले हमें दी गई संख्याओं को या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में सजा लेना होगा। ठीक है भाई, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे
बनाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है यहां पर, अगला सवाल कह रहा है मेरे भाई कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 117 है तो एलसीएम कितना होगा। दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल अगर 117 है जी तो एलसीएम कितना होगा। ठीक है, अच्छा सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि जिसका HCF 1 हो। बोले ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और आसान कर दीजिए। हाँ भाई, और भी आसान किया जा सकता है कि दो संख्या सह अभाज्य होता है तो उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है सिवाय एक के, यानी कुछ भी उसमें कॉमन नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए हम आपको कह रहे हैं कि 3 और 5 ये क्या है मेरे भाई, सह अभाज्य है, यानी को प्राइम नंबर है ना, ये सह अभाज्य है मेरे भाई, को प्राइम नंबर है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि 7 और 8 ये भी सह अभाज्य है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि 6 और 11 इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी सह अभाज्य संख्या है। किसी भी दो सह अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो उसका गुणनफल ही होता है। इस बात को याद रखिएगा, किसी भी दो सह अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है ना मेरे भाई, वो उसका गुणनफल ही होता है। ठीक है, तो किसी भी सह अभाज्य संख्या के लिए, किसी भी सह अभाज्य संख्या के लिए, सह अभाज्य संख्या चाहे कोई भी सह अभाज्य संख्या ले लिए, है ना, के लिए, ठीक है, जो गुणनफल होता है ना वही उसका एलसीएम होता है। जो गुणनफल होगा ना मेरे भाई वही उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। सह अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होगा। तो बोले तब तो बहुत आसान हो गया सर, यहां तो गुणनफल ही तो दिया है और एलसीएम पूछ रहा है, तो गुणनफल अगर 117 है मेरे भाई तो एलसीएम भी 117 होगा। बताइए, सवाल में ही आंसर दिया हुआ है बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवाल में ही आंसर है। 117 सवाल में भी है, आंसर भी 117 है, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आइए अगले सवाल पर। बस ये सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा सवाल है जो इसको आपको सोल्व कर देना है ना आसानी से। ठीक है भाई, ये तो आप ऐसे भी सोल्व कर लेंगे। ये कह रहा है कि 1/3 + 1/2 + 1/x बराबर 4 है, तो x का मान बताना है, बस बता दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहां से एलसीएम ले लें, या फिर 1 मिनट हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 1/3 + 1/2 - 4 बराबर -1/x। ठीक है, 1/x को उधर भेज दिए। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, या चलिए ये भी ठीक है, या रुक जाइए, हम ये भी कर सकते हैं बहुत आसानी से कि 1/x को हम इधर ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4 - 1/3 - 1/2। ठीक है ना, बहुत आसान। अब अगर हम 1/x बराबर ले लें यहां पर तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 6। ठीक है ना, 4 × 6 = 24 -2 -3। ठीक है, तो 1/x का मान कितना हो जाएगा, 24 - 5 यानी 19/6, है ना। 1/x का मान 19/6 है, तो x का मान बताना है तो उलट देंगे 6/19, है ना। जब इधर उल्टेंगे तभी तो x आएगा ना, और अगर इधर x लाना है तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है मेरे भाई कि एक छात्र के अंक 63 के बजाय गलती से 83 लिख दिया गया, जिसके कारण कक्षा के औसत अंक आधा बढ़ जाता है। आधा मतलब 0.5, 1/2 बढ़ता है। कह रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। बस बहुत आसान है, जैसे कोई संख्या लिखना था 63 और लिख दिए हम 83। ठीक है ना भाई, कोई संख्या लिखना था 63, हमने लिख दिया 83। ठीक है, हम कितना ज्यादा कर दिए, आप बोलोगे 20 ज्यादा लिख दिए। 20 क्या कर दिए मेरे भाई, ज्यादा लिख दिए। ठीक है ना, 20 क्या कर दिए दोस्त, ज्यादा लिख दिए। ठीक, 20 जब ज्यादा लिख दिए तो संख्या क्या हुआ, जो औसत था ना मेरे भाई वो आधा बढ़ गया, यानी हर संख्या पर आधा 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 ऐसे बढ़ गया। तो हर संख्या पे आधा बढ़ा तो टोटल संख्या कितना होगा, टोटल 20 बढ़ा, और एक पर आधा बढ़ा है, औसत मतलब प्रत्येक पर, तो एक पर आधा बढ़ा 0.5, तो ये ऊपर चला जाएगा 5 से 40, यानी टोटल संख्या कितना रहा होगा, 40 रहा होगा। संख्या कितना रहा होगा मेरे भाई, 40 रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल कह रहा है मेरे दोस्त, अगला सवाल कह रहा है मेरे भाई कि 5 का पावर x + 3, 5 का पावर x + 3 बराबर 25 का पावर 3x - 4। तो बस x का मान निकालना है।
ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि घातांक बेस को यानी आधार को बराबर करना है। यहां आधार 5 है मेरे भाई, लेकिन यहां तो आधार 25 है ना। यहां आधार जो है ना मेरे दोस्त वो 5 है, लेकिन यहां तो आधार 25 है। तो हम 25 को भी 5 बना लेते हैं, 25 को भी क्या बना लेते हैं मेरे दोस्त, 5 बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा जी 5 का पावर x + 3, ये तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 25 को 5 बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 का पावर 2, और इधर है 3x - का 4, ठीक है ना। ये पावर से पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, गुना। तो ये हो जाएगा 5 का पावर x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 का पावर 6x - का 8, ठीक है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आधार सेम होता है तो घातांक यानी एक्सपोनेंट भी क्या होगा मेरे दोस्त, सेम होगा, है ना। क्या होगा जी, सेम होगा। तो यहां पर सेम कर लेते हैं इनको, यानी इन दोनों को भी आपस में क्या करना है मेरे भाई, बराबर करना है। तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6x - 8। अगर हम यहां से सोल्व करें तो ये हो जाएगा -5x और बराबर हो जाएगा -8 - 3। तो x का मान कितना आ जाएगा, -11 बटे -5। तो ये कटेगा तो 11 बटे 5, 11 बटे 5 जो है ना मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। तो बहुत आसान सवाल जो है वो ट्री में पूछा गया था, है ना, टीआरई में बहुत आसान आपका पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवाल आप बना भी सकते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है मेरे भाई कि 1210 रुपए है, मान लीजिए मेरे पास 1210 रुपए है, हम 3 लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं। ए बी सी 3 आदमी है, ए और बी को अगर 5 और 4 के अनुपात में दिया गया, बी और सी को 9 और 10 के अनुपात में दिया गया, तो सी को कितना मिलता है ये पूछा है। कितना सिंपल है बताइए, बहुत आसान है। अगर हम ये बोल रहे हैं मेरे भाई कि ए और बी को किस अनुपात में दिया गया मेरे दोस्त, आप बोलोगे जी ए और बी को जो है ना सर वो 5 और 4 के अनुपात में दिया गया। ए और बी को जो है सर वो 5 और 4 के अनुपात में दिया गया, है ना। ए और बी को जो है मेरे भाई वो 5 और 4 के अनुपात में दिया गया, ठीक है। ए और बी को जो है जी वो 5 और 4 के अनुपात में दिया गया, ठीक है ना। ए और बी को यहां पर 5 और 4 के अनुपात में दिया गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 4 के अनुपात में, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है कि बी और सी को 9 और 10 के अनुपात में दिया गया। बी और सी को मेरे भाई 9 और 10 के अनुपात में, इसको 9 दिया गया तो इसको 10 दिया गया, बिल्कुल सही है। अब जरा सा आप समझिएगा कि यहां पर ये यहां b 4 है लेकिन यहां पर तो b 9 है, यानी दोनों जगह तो b बराबर होना चाहिए ना। तो 4 और 9 को बराबर करने के लिए हम दोनों को 36 बना लेते हैं मेरे भाई। 36 बनाने के लिए आपको ऊपर में 9 से गुना करना पड़ेगा, नीचे में मेरे दोस्त 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 36 हो जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 36 और 4 × 10 = 40, है ना। ये हो गया आपका। तो ये ए बी सी के बीच में हम लोगों ने बांट दिया 45, 36, 40 के हिसाब से। टोटल पैसा था कितना, आप बोलोगे 1210 रुपए था सर। टोटल पैसा मेरे भाई 1210 था। कितना था मेरे भाई, 1210। लेकिन यहां पर टोटल पैसा कितना बट रहा है, आप बोलोगे 36 और 45, है ना। कितना हो जाएगा, 36 और 45 81, 81 और 40 कितना हो जाएगा, 121। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 121। और हमसे पूछा क्या, सी का मान मतलब 40 का मान पूछा है, नहीं 40 का मान हमसे पूछा है, बस हो गया खत्म। तो ये कटेगा 10 बार में और ये 10 से 40 में गुना करेंगे 400 और ऑप्शन ए आंसर है। बहुत आसान है ना। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। ये सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, ये साधारण ब्याज का नॉर्मल सा सवाल है, आप इसको बना सकते हैं। और एक चीज और है कि आप वीडियो को रोक करके भी बनाइए, है ना। चलिए क्या कह रहा है जी, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किस धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान है कि ये कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए मेरे पास पैसा पहले 100 रुपए है, तो उसको 40 रुपया और बढ़ाना है तो हमको कितना समय लगेगा। यही तो बोला ना, 40 रुपया अगर हम और बढ़ाना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा। मेरा मतलब ये है मेरे भाई कि 40 रुपया जो बढ़ेगा ना वो ब्याज होगा। 40 रुपया जो बढ़ेगा जी वो क्या होगा, ब्याज होगा। नहीं
ब्याज। तो एसआई कितना हो गया हमारे पास, ब्याज कितना हो गया 40 रुपया, मूलधन कितना है आप बोलोगे 100। बोले सर 100 दिया तो नहीं है कहीं पर, हाँ जी नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम 100 समझेंगे, क्यों, क्योंकि 40% बढ़ाना है, तो पहले 100 होगा तब ना 40 बढ़ेगा तो 140 हो जाएगा, बिल्कुल। तो जो 100 से 140 हुआ उसमें ब्याज कितना हुआ आप बोलोगे 40 रुपए का, लेकिन मूलधन मेरा कितना हो गया तो फिर 100 रुपया, तभी तो 100 में 40 बढ़ा ना 140। तो 100 रुपया मूलधन है, 40 रुपया ब्याज है, दर जो है ना यानी जो रेट है ना मेरे भाई वो 5% है। रेट कितना है मेरे दोस्त 5% है। तो हमसे सवाल पूछा है समय कितना होगा यानी टाइम कितना होगा। बहुत सिंपल, टाइम निकालने का आपके पास फॉर्मूला है और वो ये है कि एसआई गुने 100 P इंटू आर। ठीक है भाई, एसआई कितना है मेरे दोस्त, एसआई है 40, ठीक है, गुने 100, मूलधन कितना है प्रिंसिपल वो है आपका 100, और रेट कितना है, रेट है आपका 5। तो ये कितना बार में जाएगा 8 बार में, तो ये आपका 8 साल लगेगा और ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है ना, 8 साल लगेगा मेरे भाई और ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, तो सीधा की सीधा ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये सवाल कह रहा है मेरे भाई, ये बहुत सिंपल, ये कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है। ठीक है, कह रहा है कि उनके सतह क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया का रेशियो पता करना है कि सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। आप बात को समझना, जैसे हम घन की बात करते हैं ना, जब हम घन की बात करते हैं, ये घन है हमारा, ठीक है ना मेरे भाई, ये हमारा क्या है मेरे भाई घन। अगर हम घन की बात करते हैं तो इसका भुजा ए है, इसका अगर हम आयतन की बात करें ना, इसका आयतन यानी वॉल्यूम, तो इसका आयतन की बात करें तो ये ए क्यूब होता है ना, भुजा का क्यूब, भुजा का क्या होता है मेरे भाई क्यूब होता है, वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम होता है मेरे भाई ए क्यूब। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें तो ये होता है ए स्क्वायर, अगर हम टोटल सरफेस बोले यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर, और अगर हम ये जैसे कुल एरिया हो गया, नहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम कुल नहीं बोल के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पार्श्व का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे छोड़ के बाकी चारों तरफ का ले लेना है, तो वो पार्श्व पृष्ठीय है, और वो कितना होता है मेरे दोस्त 4a स्क्वायर। बात समझना जरा सा, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां जो आयतन होता है ना मेरे भाई, आयतन जो होता है वो भुजा के क्यूब पर निर्भर करता है, भुजा के घन पर है ना, साइड के क्यूब पे डिपेंड करता है। आयतन जो होता है यानी जो वॉल्यूम होता है मेरे भाई वो साइड के क्यूब पे डिपेंड करता है, लेकिन जो यहां आपका एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, हर जगह स्क्वायर है। तो यहां पर आयतन दिया है, अच्छा ये क्यूब दिया होगा, अगर आयतन होगा तो ये क्यूब करके दिया होगा तभी तो आयतन है ना, तो हम भुजा निकालने के लिए इसका घनमूल निकाल लेंगे। तो घन का जो भुजा होगा यानी जो भुजा हो जाएगा मेरे भाई, भुजा का अनुपात क्या होगा आप बोलोगे 2:3। बोले क्यों, क्योंकि 8 का घनमूल कितना होगा 2, 27 का घनमूल कितना होगा 3, तो भुजा का जो हमारा रेशियो होगा मेरे दोस्त वो 2:3 होगा। लेकिन हमें भुजा का रेशियो नहीं निकालना, हमें किसका रेशियो निकालना है, तो आप बोलोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया का रेशियो निकालना है मेरे भाई। हमें क्या निकालना है जी, एरिया का रेशियो। तो जब हम एरिया का रेशियो निकालेंगे यानी एरिया का, तो ये कितना हो जाएगा 4:9। 4 अनुपात कितना होगा मेरे भाई 9, और ये इसका सही आंसर है ना, 4:9 ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है ना, 4:9 जो है मेरे भाई वो इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए जी, ये अगला सवाल क्या कह रहा है यहां पर, कह रहा है मेरे भाई कि ये कह रहा है मेरे दोस्त कि अगर x का मान 3 है, y का मान -2 है, तो समीकरण 4px - 3y = 12 का एक समाधान है, तो p का मान क्या होगा। यानी कह रहा है कि x का मान 3 लेना है और y का मान -2 लेना है। ऐसा करने पर ये x का मान 3 और y का मान -2 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हल है। तो बोला p का मान क्या है, किसी भी समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है, हल होता है, समाधान होता है, वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मेरा मतलब है कि इस समीकरण में अगर इस मान को रख देंगे तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, रख देते हैं। x का मान 3 रखना है, 4 × p × 3, ठीक है, माइनस y का मान -2 रखना है, तो 3 × -2, ठीक है भाई,
और बराबर कितना हो जाएगा 12। अब कुछ नहीं करना, यहां से सोल्व करके हम क्या कर लेंगे, पी का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 12p प्लस का 6 बराबर 12, ठीक है ना। तो 12p का मान कितना हो जाएगा 6, तो p का मान कितना हो जाएगा 1/2, p का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/2, ठीक है ना, p का मान 1/2, ठीक है ना। आगे आते हैं, चलिए ये सवाल क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि गुणनखंड पता करना है, गुणनखंड यानी इसको तोड़ना है, ये वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस 12 को तोड़ देना है, ठीक है ना। क्या करना है जी, तोड़ देना। देखिए इस सवाल को सबसे एक और आसान तरीका हो सकता है बनाने का, बहुत आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना। जैसे हम ये कह रहे हैं कि यहां पर हमें क्या है, +12 है, तो +12 कैसे आएगा, आप बोलोगे 4 × 12, यस सर, यहां से +12 आ रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है 4 गुने माइनस का 3, सॉरी 3 गुने माइनस का 4, तो ये तो कहीं से +12 नहीं आएगा, ये तो -12 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं 3 × 12, तो माइनस प्लस माइनस, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें प्लस में चाहिए। अब चूंकि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाते हैं, अब हम इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 7y और प्लस कितना है 12 बराबर 0, ठीक है। अगर हम 12, देखिए यहां पे फर्स्ट इंटू लास्ट का कॉन्सेप्ट होगा, है ना, कि पहले वाले को अंतिम वाले से गुना करना है, पहले वाले को मेरे भाई अंतिम वाले से। तो 12 को अगर हम 1 से गुना करें, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 12 को 1 से गुना करें तो 12 आएगा। अब 12 को ऐसे तोड़ना है, 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, आप तो इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, माइनस का 4x माइनस का 3, सॉरी अच्छा सबके सब y है, नहीं सबके सब क्या है y है, x नहीं है यहाँ पर, माइनस का 4y माइनस का 3y और प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। बोले हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, बोले हाँ कॉमन तो आ रहा है, और वो कॉमन क्या आ रहा है मेरे भाई y आ रहा है, तो ये हो जाएगा y माइनस का 4, यहाँ माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा y माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है ना। y माइनस का 4 आ गया दोनों में, बिल्कुल सही है। अब हम कह रहे हैं कि y माइनस 4 तो दोनों में है, तो y माइनस 4 फिर से कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा y माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा 0। क्या यही है, क्या यही हमारा गुणनखंड में है कि नहीं। अच्छा यहाँ 0 वाला कोई सीन नहीं था, 0 नहीं था तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा गुणनखंड कितना हो गया, y माइनस का 4 गुने y माइनस का 3, y माइनस का 4 गुने y माइनस का 3 आ गया, नहीं जो कि हमें पहला ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, तो इस हिसाब से तो फिर ये भी गया, है ना। इस हिसाब से बनाने के बाद हमको पता चला कि ये भी गया, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस का 3, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो ये हमारा बीपीएससी टीआरई का पूछा हुआ ये 15 क्वेश्चन था जिसको हमने कराया, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन को आप बहुत ही हम आराम से कराए हैं, बहुत ही सिंपल वे में। आप एक बार आराम से देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई, बाय बाय सबको, थैंक यू।